प्रेम के रंग में ऐसे डूबी कि एक बिहारी सब पे भारी। तो ये उन्होंने एक टैगलाइन दिया, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगे, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, लगाए चार डंडा दिमाग हो बे ठंडा। तो हम बिहार पटना के थे, तो हमारा नाम पटना की फुलझड़ी रखा गया था, क्योंकि हम नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम और हमारे फ्रेम में प्रिया मलिक हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सबसे पहले प्रिया जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और द पटना फोरम के सारे दर्शकों को पहले जय सिया राम, और मिथिला की तरफ से बहुत सारा प्यार दुलार। प्रिया जी मिथिला की बेटी हैं। ओम शांति ओम जैसे सिंगिंग जो रियलिटी शो है उससे आप आई हैं। मैंने आपका इंटरव्यू देखा है जिसमें आप बोल रही थी कि आपको पटना की फुलझड़ी कह के सोनाक्षी जी ने आपको नवाजा था। जी हाँ, जब वो शो किया था, अभी तो काफ़ी समय हो गया, 6 साल के आसपास, तो सबको एक नाम दिया गया था। तो हम बिहार पटना के थे, तो हमारा नाम पटना की फुलझड़ी रखा गया था, क्योंकि हम स्टेज पर आते थे और एकदम माहौल अलग सा बना देते थे। तो वहाँ से फिर लोग हर अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगा अगर सोनाक्षी जी ने आपको स्टेज से बोला? क्योंकि वो भी बिहार से बिलोंग करती है और आप मिथिला की धरती से बिलोंग करती है, बिहारी हैं, तो बीइंग अ बिहारी आपको ये नहीं लगा कि फुलझड़ी जैसे चीज़ से आपको बोला गया? नहीं, मतलब ये तो अच्छी बात है ना। फुलझड़ी इट्स अ लाइट है। जब हम सेलिब्रेट करते हैं, आप देखिएगा कितने भी पटाखे फोड़ लें, बट फुलझड़ी में जो मज़ा है वो अलग हैप्पीनेस क्रिएट करता है। तो उसको बहुत पॉजिटिव है ये कॉम्प्लीमेंट, कि तुम आती हो और स्टेज को एकदम ऐसा फुलझड़ी के जैसे जगमगा देती हो। तो उनका था कि ये लोग पहले मुझे कहते थे, अब हम तुमको कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। तो ये उन्होंने एक टैगलाइन दिया था। ओम शांति ओम में जो पहला गाना से आपने एंटर किया था, वो कौन सा गाना था? मतलब वो तो एक रियलिटी शो था, तो उसमें तो बहुत सारे गाने थे, पर हाँ, एक लोगों को मेरा ये स्टाइल बहुत पसंद आया था, जो मैंने ऐसी लागी लगन का एक अलग स्टाइल, जो बहुत ही प्यारा भक्ति गीत है, अनूप जलोटा जी का इतना फेमस गीत है। तो उसको उसका धुन चेंज कर दिया था हम लोगों ने, सारी टीम ने, और वो ऐसे था कि प्रेम के रंग में ऐसे डूबी मेरा मतवारे, मन के कोने शाम बसा के उनको थी गा रही, माधव के बिन जिया जाए ना, जिया जाए ना, माधव के बिन जिया जाए ना, मीरा मोहन के बिन रह पाए ना, रह पाए ना, तन मन कर चुकी वो अर्पण, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गले गले हरे गुण गाने लगे, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गले गले हरे गुण गाने लगे, महलों में पले बन के जोगन चले, मेरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गले 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 हरे गुन गाने लगे। तो एक अलग अंदाज, मतलब श्रद्धा वही है पर अंदाज नया है। प्रिया जी, मैं देख रहा था कि आप गा रही थी तो आप एक पूरे रिदम में चली गई। आपको आप भूल गई कि आप इंटरव्यू में हैं और आपने एक पूरा एक स्लॉट को एक पूरा किया और आप कहीं खो गई थी। तो ये डेडिकेशन बिहारियों में ही हो सकता है। बिल्कुल, ये तो है कि हम जो भी चीज़ करते हैं उसमें रम जाते हैं, खो जाते हैं। और देखिए, संगीत तो है ही चीज़ कि संगीत में खोना होता है। जब तक आप खोएंगे नहीं, जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे ना, तब तक आप लोगों से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो संगीत की सबसे बड़ी मतलब परिभाषा ही यही है कि संगीत दिखाने के लिए नहीं होता, संगीत खो जाने के लिए होता है। बिहार से चल के आप मुंबई गई। जी। मुंबई में आपको क्या लगा? जो नेपोटिज्म इस तरह की बातें होती है वो तो एक अलग साइड है,
लेकिन कंपटीशन के इस दौर में मुंबई में क्या आपको लगा कि बहुत मुश्किल है दौर मुंबई में गुजारना, एज ए बीइंग बिहारी नहीं, एज ए कॉमन पीपल जो टैलेंटेड होते हैं वहाँ जाते हैं, इंडस्ट्री के जो भाग दौर है और जो एक कॉकस है उसको तोड़ पाना कितना मुश्किल है? देखिए, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, हर एक की कहानी अलग होती है। डेफिनेटली जब आप एक वो तो माया नगरी है, माया से भरा है, और आप एक स्पेशली जब आप बिहार से जाते हो, बीइंग बिहारी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो डेफिनेटली जो स्ट्रगल रहा है, जर्नी इतना आसान नहीं था, अप्स डाउन हमने भी देखे हैं। थोड़ी सी उम्मीद होती थी, फिर उम्मीद पर पानी फिर जाता था, फिर मतलब हमेशा रीस्टार्ट करना, शुरू से शुरू करना, यहाँ जा रहे फिर नीचे आ गए, फिर कुछ मतलब अल्टा पल्टी एक रास्ता जो होता है जिसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर सब मिलते हैं, बड़े ढेले भी मिलते हैं, चट्टाने भी आती हैं, तो वो सब मिला। लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है आपके जीवन में, एक बहुत ज़रूरी। जब तक आप ठेस नहीं खाएंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि दोबारा से उस रास्ते पे नहीं जाना है। तो स्ट्रगल को हम पता है एक ब्लेसिंग की जैसा लेते हैं लाइफ में, और जो बड़े लोगों को देखते हुए यही सीखा, वो लोग भी यही बोलते हैं कि मेहनत, परिश्रम और मतलब स्ट्रगल बहुत ज़रूरी होता है किसी के भी लाइफ में, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो शायद यहाँ नहीं बैठे होते, जो भी छोटा मोटा भी नाम है, या आप मेरी कहानी नहीं जान रहे होते। अगर मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता तो सबकी लाइफ के अलग स्ट्रगल होते हैं, और बहुत ज़रूरी है उसको कभी भी हालांकि लोग बोलेंगे कि हिम बोलने को तो बहुत आसान होता, बट ऐसा होता नहीं, पता है हम भी झेले हैं, और ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है। जितने ऊपर जाएंगे किसी न किसी चीज़ का स्ट्रगल लाइफ में होता ही है, बट आसान नहीं होता है, बट इसको ना इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी फेज़ जो बहुत ब्लेस्ड होते हैं ना, उनके जीवन में ये सब आता है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके जब आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। तो मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था जर्नी, क्योंकि पटना में हम मतलब हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और अचानक से इतने बड़े शहर में जाना, सोचना ही पहले अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, फिर वहाँ पर रहना, क्योंकि मुंबई सबको पता है कि सबसे वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज़ में से आता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उतना नहीं है बहुत ज़्यादा, तो खुद के दम पर जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो हर चीज़ का रियलाइजेशन होता है। तो मेरी भी जर्नी बहुत कमाल की रही है, और आप सबका आशीर्वाद प्यार है कि अब उस जगह मतलब उस उतने मुकाम पर अब हो गए हैं कि अब सारी चीज़ें मतलब अच्छी चल रही हैं। सेटल क्या, वो तो मतलब जितना चाहेंगे उतना, उसका कोई अंत नहीं है। बट हाँ, अब ये है कि अब जो पहले की लाइफ और अब की लाइफ में डेफिनेटली बहुत अंतर है, इतने सारे लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, तो अच्छा है, सब अच्छा है, और आने वाले टाइम में और अच्छा होगा। जी। नेक्स्ट सवाल ये है कि मतलब रिजेक्शन से प्रिया मलिक को डर लगता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर रिजेक्शन से हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कमबैक किए हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिजेक्शन लाइफ में। फिर आप सीखोगे नहीं, आपको लगेगा हमको तो सब आता, हम तो ये भी कर लेता, फिर ना वो ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगता है लाइफ में। अरे एक बार में निकल गया, आगे भी कर ही लेंगे। तो रिजेक्शन तो जैसे मैंने कहा ना, स्ट्रगल इज़ अ ब्लेसिंग, रिजेक्शन इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर अस। वो होना चाहिए, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, वो जो खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो चाह होती है ना, वो रिजेक्शन से ही बढ़ती है कि अच्छा अभी अच्छा ये कमी है, चलो इसको अच्छा करते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिजेक्शन से आप बहुत कुछ सीखते हैं, और हर बार अपने आप को आप स्ट्रांगली जो है कम बैक कर सकते हैं। प्रिया मलिक, दहेज प्रथा को लेके आपने एक गाना गाया है जी। जो कि इस वक्त काफ़ी सेंसेशनल है, काफ़ी वायरल हुआ है, लोग काफ़ी चाह रहे हैं उस गाने को। तो ये क्या था, कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आया? हम सब जानते हैं कि ऐसे तो पूरे देश में है, बट अपने बिहार में दहेज का एक अलग से ही जो है वो प्रथा चलते आ रहा मतलब है, भौकाल और रहता है। भौकाल रहता है, और लोग मतलब ऐसे ईगो पे हो जाते हैं कि अच्छा तुम 20 तो हम 25, ऐसा 25 चलता रहता है, बिल्कुल। हम 60 तो तुम ये करोड़ देंगे, ये सब होते रहता है। बट कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, और ये फैक्ट है, कानून भी इसको मानता है कि दहेज अपराध है, बहुत बड़ा समाज का मेरे नज़र में तो कलंक है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि योग्यता के आधार पर, कंपैटिबिलिटी के आधार पर चीज़ें होनी चाहिए, ना कि जो है वो जो एक रेट फिक्स्ड होता है सबका। तो ये जो गाना है, इसके बोले हाथी लेबे घोड़ा लेबे, लेबे हीरो हंडा, लगायक चार डंडा, दिमाग हो बे ठंडा। तो ये बोल है, ये पारंपरिक है, ये बहुत पुराना है, जो अपने गांव, हमारे गांव में चाची दादी फुआ मौसी सब गाती हैं जब दूल्हा का साइड दहेज डिमांड करता है, तो टॉन्ट वे में बोलती है, बट कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है, और एक वो छुपा है, मतलब एक हाँ बिल्कुल छुपा है। तो हम क्योंकि अभी जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने लोक गीतों को ही नए अंदाज में लेके आ रही हूँ, उसके वजह से मुझे थोड़ी बहुत जो भी पॉपुलैरिटी मिल रही है, थोड़ी तो बहुत क्यों बोल रहे हैं? नहीं
अभी बहुत है, अभी अब आना है, इसीलिए मैं अभी, मुझे लगता है ये मेरी शुरुआत है और अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत नाम, बिहार का नाम बहुत आगे लेके जाना है, इसलिए हम थोड़े बहुत ही बोलते हैं। तो हाँ, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो जी, तो ये हम सुना करते थे, तो जैसा कि मेरा स्टाइल है लोकगीतों को, तो अभी ज़्यादातर मेरा मिथिला में, मैथिली भाषा में, क्योंकि हम वहीं से आते हैं और मुझे मैथिली के लोकगीतों को एक नए ट्रेंड स्टाइल में लेके जाना था कि सिर्फ तबला, हारमोनियम या घर तक ही लोकगीत नहीं सीमित हो सकता है। अब वो भी हो सकता है कि आप इसे अपने फैमिली के साथ क्लब में हर जगह सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वाइब कर सकते हैं, जैसे बाकी के अलग लैंग्वेजेस, चाहे पंजाबी हो गए, गुजराती हो गए, वो ग्लोबली छा रहे हैं। तो मेरा था, बट हैं बिहार से, तो और भी भाषाओं के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता, मुझे ऐसा लगता है। और स्पेशली भोजपुरी की जब हम बात करते हैं, तो जो एक इमेज है लोगों में कि हमारे इधर ज़्यादा अश्लीलता गाना ज़्यादा होता है, ट्यूनर से ज़्यादा भरा होता है, और मतलब सिर्फ लोग व्यूज़ के लिए जो है ऐसे गाने निकाले, दो ही अर्थी, जो कि फैक्ट भी है। और ऐसा नहीं है कि अच्छे गाने नहीं हैं, बट जो रेशियो है वो ज़्यादा इन सब चीज़ों का है। तो मुझे ये दिखाना था कि एक अच्छा गाना बिना अश्लील शब्द के प्रयोग किए उसको वो भी लोग सुनते हैं, और क्योंकि उनको ये, बहुत लोग को यही लगता है कि हम निकालेंगे तो जल्दी फेमस हो जाएंगे, जल्दी पैसे कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं है। हमारे बिहार का इतिहास देख लीजिए आप, इतने सुंदर सुंदर लोकगीत हैं। महेंद्र मिश्र जी हो गए, भिखारी ठाकुर हो गए, विंध्यवासिनी देवी से लेकर शारदा सिन्हा जी, लोगों ने राज किया है अपने लोकगीतों के दम पर, और ये हमारा एक इतना कमाल का इतिहास रहा है। तो मुझे था कि नहीं, अपनी भाषा को अच्छा बनाना है, लोगों में ये जो इमेज है बिहार की म्यूज़िक को लेकर उसको चेंज करना है। और अभी बस शुरुआत की, और शुरुआत में ही इतना प्यार मिल गया। तो ये गांव में सुनते थे, तो सोचे कि इसको कुछ बनाते हैं। तो फिर इसको हमने सिर्फ इसका हुक लिया और इसको पूरा सब नए लिरिक्स ऐड किए। तो लड़की कहती है कि ए हो सरकारी बाबू, काहे भैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हो पापा के रानी, पटना से पढ़ल बानी, अभी ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाइब बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर जेटी भी जदि मंगवा लगेज में, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो ठंडा, लगायब 4 डंडा, हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो ठंडा, लगायब 4 डंडा। ठंडा हो गया है सबका दिमाग आपके इस गाने से, और काफ़ी लग सेंस तो रहा है, बनाया तो था फन वे में, बट कहीं ना कहीं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी छुपा है। और लड़कियों का अब ये जो है, जो जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, जो लड़कियां कह रही हैं कि हमारा एंथम सॉन्ग हो गया है दीदी, और कहीं ना कहीं दहेज के खिलाफ भी, और एक म्यूजिकल, तो हमने इसका लिखा था कि दहेज के विरुद्ध म्यूजिकल युद्ध, ऐसा हमने इसका टाइटल रखा था। जी हाँ, तो वो दोनों ही सफल होता दिख रहा है, क्योंकि रिलीज के 1 हफ्ते के बाद ही ये गाना ट्रेंड में आ गया, और अभी 1 लाख से ज़्यादा अब इंस्टाग्राम पे रील्स हो गए हैं, सब टैग कर रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया जितने ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है, स्पॉटिफाई पे लाखों में स्ट्रीम्स चले गए हैं, इंस्टाग्राम पे तो 300-400 मिलियन हो गए व्यूज़ मिला के, यूट्यूब पे 4-5 मिलियन होने वाला है। तो ओवरऑल मुझे लगता है 300-400 मिलियन टच कर चुका है ये पूरे उसमें। और हाँ, मैं ट्रोल भी, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी बहुत हो गई पहली बार। ऐसे मेरे हेटर्स की संख्या बहुत कम है, बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि सब मुझे, मतलब हम हर जगह प्यार बांटते हैं, लेकिन इस गाने से बिहारियों की मानसिकता अब को तो मतलब थोड़ा ठेस पहुंच गया उनको, स्पेशली कुछ जिनकी मानसिकता है कि उनके लिए दहेज बहुत प्राउड होता है। और एक से एक तर्क मुझे सोशल मीडिया पे मिले कि क्यों नहीं लेना चाहिए, आपकी बेरोजगार लड़की से तो हम शादी करते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि एक लड़की ना कभी बेरोजगार नहीं होती है। जब से वो पैदा होती है ना, 3-4 साल के बाद से उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां बनती है। अगर वो बड़ी बहन है तो आपके भाई को ट्यूशन देती है, जब बड़ी होती है घर का काम करती है, माँ बनती है, बच्चों को संभालती है। एक जो हम आजकल केयर टेकर और नैनीज का जो आजकल फैशन चला है, अब उसको इसके पैसे नहीं मिलते, ये अलग बात है। वही ये काम अगर बाहर करेंगी तो उनको उसके पैसे मिलेंगे, तो वो घर में करती हैं। तो फिर उनको भी लगता है कि शादी के बाद मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मेरा ख्याल रखे, जो मुझे पैम्पर करे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि आप बेरोजगार लड़की से शादी करके एहसान करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लड़की कभी बेरोजगार नहीं होती है। छोटे से जब से वो चलना सीखती है और बोलना सीखती है, उसके बाद से सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। दूसरी बात, एक लोगों ने कहा कि सरकारी ही बाबू क्यों चाहिए, प्राइवेट में क्या प्रॉब्लम है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सरकारी बाबू ढूंढिए, लेकिन एक रीज़न मेरा है जो मैं तर्क देती हूँ कि सोचिए कि आप, आपके जो माँ बाप हैं, आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, किसी यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपके मम्मी पापा पूरा सर्च करते हैं कि वहाँ का बेस्ट होटल क्या है, बेस्ट क्या है। ये तो आपके जीवन की यात्रा है। आप दूसरे दुनिया, मतलब दूसरी दुनिया ही हुआ ना, शादी के बाद एक अलग जीवन शुरू होता है, एक अलग जीवन की यात्रा पे जाते हैं। तो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मम्मी पापा चाहेंगे कि एक सिक्योर लड़का मिले जो आगे प्रॉब्लम नहीं हो। बट हाँ, मैं इसकी भी समर्थक नहीं हूँ कि सिर्फ आप मतलब क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट में ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे दहेज अपराध है, जो कि सच बात है, कानूनी भी है। बट कहते हैं ना कि जब अपराधी जो है वो, उसके पास बहुत सारे तर्क होता है, प्रूफ करेगा कि मैंने अपराध नहीं किया। तो मेरे सोशल मीडिया पे, हाँ, दहेज इज़ अ क्राइम, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने अलग अलग तर्क दिए कि क्यों दहेज लेना चाहिए। तो फिर बहुत कोई बोलते हैं कि अरे लड़की वाला ही तो सब ऑफ़र करता है, लड़की वाले की गलती है, वो लोग देखता है। तो आप मना कर दीजिए ना, एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन लड़कों पे है, लड़के वालों पे है। अगर लड़की वाला मान लीजिए ऑफ़र भी कर रहा है, तो आप मना कर दीजिए कि मैं योग्यता के हिस कंपैटिबिलिटी पे शादी करूँगा, ना कि दहेज, ना कि एक रेट फ़िक्स करके। तो ठीक है, अभी समय लगेगा, अब एक गाने से तो ऐसा चेंज नहीं हो सकता। जैसे बहुत कोई कह रहे थे कि आप ये सब पॉपुलैरिटी के लिए कर रही हैं, या जो है आपको 5-10 मिलियन एक्स्ट्रा व्यूज़ आ जाएंगे उसके लिए कर रही हैं। तो अगर ऐसा होता ना सर, तो फिर भोजपुरी में हम वो वाला रास्ता भी ले लेते, अश्लील गाने गा देते और ये सब करके हमको अच्छे से पॉपुलैरिटी मिल जाता। बट मेरे लिए व्यूज़ से ज़्यादा रिस्पेक्ट मैटर करता है, जो मैं अपने मिथिला की संस्कृति और अपने बिहार के जो पूरे म्यूज़िक को लेके जा रही हूँ। तो अगर आपको लगता है वो आपका तर्क है, बट जो मुझे सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनको पता है कि प्रिया मल्लिक का कंटेंट हमेशा से शुद्ध भाषा के प्रति रहा है और अच्छे म्यूज़िक को एक बनाने में रहा है। तो ठीक है, लोग करते हैं, ट्रोलर्स का क्या काम है, वो यही करने के लिए बैठे हैं। तो कोई बात नहीं, आपको भी राधे राधे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। प्रिया मलिक को कितनी बार ऑफर मिला है इस तरह के कि एक लिक्रेटिव ऑफर जो मिला है कि आप अश्लीलता में थोड़े द्व्यर्थी शब्दों में आए और नहीं, मतलब कोई इंटेंशनली तो नहीं देगा। मतलब अभी जैसे हम गाना शुरू किए तो कुछ ऑफर्स तो मतलब आ रहे हैं कि अब सुने नहीं है हम, मतलब सबको था कि आप हमारे लिए गाइए। बट मेरा अभी क्या है कि हम एक अलग स्टाइल लेके आए हैं। तो सिर्फ हम गाना अगर भोजपुरी में गाएंगे भी, अभी तो हम अपना स्टाइल कर रहे हैं, मेरी खुद की टीम है, हम लोग गाना बनाते हैं, लिरिक्स लिखते हैं। बट सामने से अगर कोई ऑफर आएगा तो ऐसा नहीं पहले, पर हम पहले देखेंगे कि शब्द क्या है। मतलब चूजी होंगी। हाँ, है, हम वही कर रहे हैं। अभी बहुत ऑफर आ रहे हैं, बट अभी हम थोड़ा कुछ समय तक, हमारी स्ट्रैटेजी है कि सब कुछ हमारी टीम ही करेंगी। अगर सिर्फ हम गाना गाते हैं तो हम पहले, सबसे पहले देखेंगे कि उसके लिरिक्स क्या हैं, उसके विजुअल्स कैसे होंगे, ट्यूनर का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, और मतलब गाने का ओवरऑल क्या है। तो ये डेफिनेटली है। और अभी जो मेरा स्टाइल है, एक अलग लोगों को म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है, तो उसको हमको बरकरार रखना है। तो अभी आगे का अभी नहीं पता, समय के साथ चीज़ें बहुत बदलती हैं। बट अभी फ़िलहाल ये स्ट्रैटेजी है हमारी कि अभी सब कुछ जिस तरीके से जो हम एक स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, वो और अपग्रेड होगा। भोजपुरी जितना अपग्रेड हुआ और एक वर्ल्ड वाइड सुना जाने वाला एक जो लैंग्वेज है वो बनते जा रहा है। आपको लगता नहीं कि मिथिला की बेटी या बीइंग अ बिहारी, आपके मन में कभी ऐसा मलाल आता है कि मैं मिथिला को भी वो मुकाम मिलना चाहिए, या आप उसके लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपको तो पहले कहा, अभी ये मेरा पहला भोजपुरी में ऐसा प्रोफ़ेशनल रिलीज़ किया है। अभी जो मेरे पहले के जो आप गाने सुनेंगे मिथिला के, तो मैंने मिथिला नगरिया एक गीत है हमारे यहाँ, जो बहुत पारंपरिक है। वो सबसे उसी से ही मेरा गाना वायरल वाले जो ज़ोन होता है ना, उसी गीत से हम वायरल हुए थे। तो मेरे मिथिला में काफ़ी गाने ट्रेंड में गए हैं, और हम लोकगीतों को काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैथिली इंडस्ट्री के भोजपुरी इंडस्ट्री जैसे ऑडियंस नहीं है। कहीं न कहीं वो भी भटक जाते हैं। इतना मतलब इस तरीके का मौका नहीं मिला, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला। बट हम लोग कोशिश में लगे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। मिथिला नगरिया तो कम से कम 5-6 बार इंस्टाग्राम पे ट्रेंड किया है, और उसके भी लाखों में रील्स बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे गाने मैथिली में भी हैं जो हम रीमेक कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं। एक आपका सबसे पसंदीदा एक लाइन आपको हो जाए हाँ, मिथिला जो में? जिसकी बात करी थी मैं, वही था जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। इसको सबने गाया है, बट मेरा वर्ज़न लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो वो ये है कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में
बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बट मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी के साथ सम्मान वाला जो पॉपुलैरिटी मिलता है ना, उसका एक बात ही अलग होता है, मज़ा अलग होता है। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, सम्मान बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू प्रिया जी हमसे जुड़ने के लिए। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और द पटना फोरम के सारे दर्शकों को मेरा बहुत सारा आभार, अभिनंदन। फटफट जाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत सारा शेयर मारिए। थैंक यू।